हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हम इस लेक्चर लेने वाले हैं वो होगा गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश यानी कि क्लासिकल युग और क्लासिकल युग यानी कि स्वर्ण युग। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस युग को अपने अपने अनुसार अपने अपने नज़रिए से कई परिभाषाएँ दी हैं। तो हम आज गुप्त वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या था इसमें कि इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई, इसको क्लासिकल युग की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिए और आने वाली इतिहास की परीक्षाओं के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्त वंश देखिए, गुप्त वंश जो है इसकी जो स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। और उनके नाम के आधार पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुप्त वंश पड़ा। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? संस्थापक तो श्रीगुप्त हो गए, इस वंश का अंतिम शासक जो है वो हुए थे विष्णुगुप्त। कौन हुए थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, इन शासकों के अलावा एक शासक का नाम और आता है और वो माने जाते हैं वास्तविक शासक। ठीक है, तो वास्तविक शासक, वास्तविक शासक किसको माना जाता है? वास्तविक शासक चंद्रगुप्त को। ठीक है, किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। बात समझ में आई? तो इसके जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, इसके जो अंतिम शासक हैं इस वंश के वो विष्णुगुप्त हैं, और इस वंश का वास्तविक जो शासक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। अब देखिए, इस वंश की जो राजधानी थी, इस वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ठीक है, तो इस वंश की राजधानी जानी पहचानी कौन सी? पाटलिपुत्र। ठीक है, इस वंश की जो राजधानी थी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त के समय पर दो राजधानियां थी। कौन कौन सी दो राजधानी थी? एक तो पाटलिपुत्र थी, एक और राजधानी बनाई थी इसने, कौन सी? उज्जैनी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के टाइम पर दो राजधानियां रही। कॉमन राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त के समय पर दो राजधानियां रही थी। कौन कौन सी रही थी? एक पाटलिपुत्र थी और दूसरी का नाम क्या था? दूसरी का नाम था उज्जैनी। ठीक है, अब देखिए, इस काल को क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है? क्या कारण रहे, क्या वजह रही? तो उसके पीछे जो कारण और वजह है वो है कला और साहित्य के विकास के कारण। ठीक है, तो नोट डाउन करना, कला एवं साहित्य के विकास के कारण, साहित्य के विकास के कारण इस काल को क्लासिकल युग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? क्लासिकल युग कहा गया। किस कारण कहा गया? तो कला एवं साहित्य के विकास को लेकर इसको क्लासिकल युग कहा गया। ठीक है, अब देखिए, आप जो रामायण पढ़ते हैं,
आप जो महाभारत पढ़ते हैं, आप जो पुराणों का अध्ययन करते हैं, इन सभी को जो अंतिम रूप दिया गया था वो गुप्त काल के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है कि रामायण, महाभारत एवं पुराणों को, ठीक है, रामायण, महाभारत एवं पुराणों को इसी काल के दौरान अंतिम रूप प्रदान किया गया। अंतिम रूप प्रदान किया गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, तो ये जो धार्मिक रचनाएं हैं, इनको जो अंतिम रूप दिया, लास्ट स्टेज प्रदान की गई, इनको जो एक प्रकार से बोलते हैं कोई भी चीज़ बन के तैयार हो जाती है और उसको लॉन्च कर देते हैं, तो इसी को अंतिम रूप जो है वो किस में दिया गया? गुप्त वंश में दिया गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये अलग से है, ये समझ लेना। अब देखिए, इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। तो यहां पे लिख लेना अलग से, गुप्त काल को स्वर्ण युग की दी गई। ठीक है, क्या दी गई? स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। काफी लंबा हो गया ना। ठीक है, क्या दी गई? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। सबसे पहले किसके द्वारा? तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन जाने पहचाने के.एम. मुंशी साहब। ठीक है, तो के.एम. मुंशी साहब के द्वारा सर्वप्रथम इस बात का दावा किया गया। बात समझ में आई? तो चलिए उतारिए जल्दी से, फिर इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भी निपटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा बार्नेट साहब ने क्या कहा? बार्नेट महोदय ने क्या कहा? उन्होंने भी कुछ संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? देखिए, ठीक है, तो भारत का पेरिक्लिन की संज्ञा जो है वो किसके द्वारा दी गई? तो वो बार्नेट महोदय के द्वारा ये संज्ञा दी गई। ठीक है, क्या संज्ञा दी गई? गुप्त काल को भारत का पेरिक्लिन की संज्ञा जो है वो इनके द्वारा प्रदान की गई थी।
बात समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट जो है वो नोट डाउन कीजिए और समझिए कि पुराणों में गुप्तों को क्या कहा गया? मागध गुप्त कहा गया है। पुराणों में गुप्तों को क्या कह के संबोधित किया गया है? मागध गुप्त। ठीक है, तो पुराणों में जो गुप्तों के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, संबोधन इस्तेमाल किया गया है, वो क्या किया गया है? मागध गुप्त। ठीक है, पूछा जा सकता है कि गुप्तों के लिए मागध गुप्त कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे? पुराणों के अंदर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं कि जो हमको प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? गुप्त युगीन अभिलेख जो प्राप्त होते हैं, गुप्त युगीन अभिलेख जो प्राप्त होते हैं, इनमें क्या चीज पाई जाती है? इनमें एक नई जानकारी निकल के सामने आती है कि इस काल से राजाओं के साथ रानियों का भी उल्लेख जो है वो मिलने लगता है। ठीक है, क्या मिलने लगता है? राजाओं के साथ रानियों का उल्लेख भी मिलने लगता है। तो ये नई जानकारी है जो आपको नोट करनी है। देखने को मिलता है। तो गुप्त युगीन अभिलेखों में राजाओं के साथ रानियों का सिक्कों पर अंकन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब किसका मिला? उदाहरण दीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी जो कुमार देवी थी, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त और कुमार देवी, क्या जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त के साथ कुमार देवी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मैप के माध्यम से, मैप नहीं सॉरी डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि किस शासक का किस रानी के साथ और किस पुत्र के साथ संबंध थे, जिनकी राजा रानी और उनकी संतानें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक ऐसा यहाँ पे क्या नाम आएगा? राजा का नाम आ जाएगा, यहाँ पे रानी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेना राजा, उसकी रानी और उसका पुत्र। ठीक है, अब इनमें हम एक एक करके इनका क्या करेंगे? उल्लेख करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम क्या लेते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि इनकी रानी कुमार देवी थी। क्या नाम था? कुमार देवी।
और इनके पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। ये क्लियर? अब देखिए दूसरा, समुद्रगुप्त जो हुआ कौन? अब ये जो हुआ यहां पे समुद्रगुप्त। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। क्या नाम था? दत्ता देवी नाम था। अब दत्ता देवी और इनकी संतान क्या का नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? तो समुद्रगुप्त और दत्ता देवी से चंद्रगुप्त सेकंड का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पे थर्ड में चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने की दो पत्नियां, कौन कौन सी? ध्रुव देवी और कुबेरनामा। क्या क्या नाम थे उनके? ध्रुव देवी और एक और थी प्लस कुबेर नाम। बात समझ में आई आपको कि जैसे यहां तक तो एक एक पत्नियां थी इनकी। चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या हो गया? कुमार देवी हो गया। ठीक है, ऐसे ही उसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की जो रानी थी उसका नाम था दत्ता देवी। अब दत्ता देवी से पुत्र हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ने कितनी शादियां की? 2 शादियां की, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। अब इससे जो प्राप्त हुए, इससे जो पुत्र प्राप्त हुए उनके नाम क्या क्या थे? कुमारगुप्त और प्रभावती गुप्ता। और दूसरा क्या नाम था? गोविंद गुप्त। ठीक है, बात समझ में आई? चंद्रगुप्त सेकंड, ध्रुव देवी और कुबेर नागा, इनसे ही संतान उत्पन्न हुई कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त, प्रभावती गुप्ता। अगला जो शासक बना कुमारगुप्त प्रथम, इसने अनंत देवी इसने भी कितनी शादियां की थी? 2 शादियां की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने कितनी शादियां की थी? कुमारगुप्त ने भी 2 शादियां की थी, और इनसे जो उत्पन्न संतान थी उनके नाम थे पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, और देखिए लास्ट में पुरुगुप्त ने मित्र देवी से शादी की। पुरुगुप्त ने किससे शादी की? मित्र देवी से शादी की, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उनके नाम थे बुद्धगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए। चलिए उतार लिया, मिटाएं इसको। चलिए, तो देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी थी उसका नाम कुमार देवी था। इन दोनों से समुद्रगुप्त उत्पन्न होता है। समुद्रगुप्त की शादी होती है दत्ता देवी से। दत्ता देवी और इन दोनों से जो उत्पन्न संतान थी वो चंद्रगुप्त सेकंड थी, और चंद्रगुप्त सेकंड की शादी 2 से हुई। किससे हुई? सेकंड का मतलब था 2।
चंद्रगुप्त सेकंड का मतलब 2, तो 2 से 2 पत्नियां कौन कौन सी, ध्रुव देवी और कुबेर, ठीक है। इनसे उत्पन्न संतान कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त जो थे वो ध्रुव देवी से हुए, और कुबेर से प्रभावती गुप्त, ठीक है। इसके बाद कुमारगुप्त ने भी 2 शादियां की, अनंत और देवकी से, जिनसे उत्पन्न संतान का नाम था पुरुषगुप्त और स्कंदगुप्त, और पुरुषगुप्त ने मित्र देवी से शादी की, जिससे ब्रहगुप्त, बुद्धगुप्त और कुमारगुप्त सेकंड उत्पन्न हुए। बात समझ में आई? मिटा दें इसको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सबसे बड़ी जो बात आती है आगे, वो ये आती है कि आखिर में जो ये गुप्त थे, ये थे कौन? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, या क्या थे? इसके पीछे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि गुप्त कौन थे? क्वेश्चन तो यही था ना कि गुप्त जो थे वो कौन थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम व्याख्या देते हैं, 2 इतिहासकारों का व्यू बताते हैं। आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा दोनों माने जाने हैं। आरसी मजूमदार और गौरीशंकर ओझा, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इन्होंने गुप्तों को क्या माना है? ने गुप्तों को क्षत्रिय माना है। क्या माना है इन्होंने? इन्होंने गुप्तों को क्षत्रिय माना है। किस किस ने? मजूमदार साहब और ओझा साहब, इन दोनों ने अपना व्यू दिया है कि जो गुप्त थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। लेकिन इतिहास में ऐसा कैसा हो कि हर व्यू से हर आदमी संतुष्ट हो जाए या फिर सहमत हो जाए? तो इन्हीं के अलावा इसके अलावा पंचोम ताम्रपत्र और शिवगुप्त के सीरपुर प्रशस्ति में गुप्तों को दोबारा से ये बात बताई गई है कि ये क्या थे? क्षत्रिय थे। किस किस में भी ये बात मानी गई है? कहाँ मानी गई है? तो पंचो ताम्रपत्र और शिवगुप्त की सीरपुर प्रशस्ति, शिवगुप्त की सीरपुर प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। ये क्या थे? क्षत्रिय थे। तो ये भी उदाहरण ऐसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी उदाहरण यहां से मिल जाता है। अब देखिए इसके अलावा काशी प्रसाद जायसवाल ने इनको क्या माना है? इनको शूद्र माना है, ठीक है। क्या माना है? शूद्र माना है। किसने माना है? काशी प्रसाद जायसवाल ने, ठीक है। इसके अलावा हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण माना है। किस किस ने? हेमचंद्र और दशरथ शर्मा, इन दोनों ने इनको क्या माना है? इन्होंने इनको ब्राह्मण माना है। बात समझ में आई? तो प्रत्येक इतिहासकार ने
अपने अपने तर्कों के माध्यम से गुप्तों को अलग अलग बताने का प्रयास किया है, जिसमें मजूमदार साहब और ओझा साहब जो है ना उन्होंने कहा कि भाई क्षत्रिय हैं। कुछ और तर्क हैं, पंचोप ताम्रपत्र और शिवगुप्त की सिरपुर प्रशस्ति में भी इनको क्या माना है, क्षत्रिय माना है। वहीं काशी प्रसाद महोदय जो हैं ये इनको शूद्र जाट मानते हैं, और हेमचंद्र दशरथ शर्मा इनको क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। बात समझ में आई? तो ये इनके बारे में एक धारणा जो है वो नहीं है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। रोमिला थापर और रामशरण शर्मा जो हैं इनको वैश्य मानते हैं। कौन कौन? रोमिला थापर और रामशरण शर्मा, इन्होंने इनको क्या माना है, इन्होंने गुप्तों को वैश्य माना है। क्या माना है? वैश्य माना है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग जो विचारधारा है, इनके अलग अलग मानना है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते साहब इनमें से एक बताइए, क्योंकि सबका व्यू अलग है। तो चलिए इसको उतारो या फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं गुप्त राजवंश की, ठीक है। अब तक हमने पढ़ाई है कौन थे, कैसे थे, क्या थे, कौन कहाँ जानकारी मिलती है। तो अब शुरुआत कर रहे हैं गुप्त राजवंश के बारे में। किसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं? गुप्त राजवंश के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं श्रीगुप्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? श्रीगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए श्रीगुप्त को गुप्त वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सारी किताबें मानती हैं, लेकिन प्रभावती गुप्ता जो हैं वो गुप्त वंश का संस्थापक किसको मानती हैं? घटोत्कच को मानती हैं, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक मानती हैं, ठीक है। तो कौन मानती हैं? प्रभावती गुप्ता जो हैं वो किसको मानती हैं? वो घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक मानती हैं। बात समझ में आई? चलिए अब अब देखिए इत्सिंग क्या मानता है? इत्सिंग ये मानता है कि श्रीगुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए मृग शिखावन का निर्माण करवाया। किसने? कौन कहता है? इत्सिंग कहता है, ठीक है। क्या कहता है? कि श्रीगुप्त के द्वारा किसके लिए? किसके लिए? चीनू जो चीन से जो भिक्षु आए हुए थे उनके लिए।
का निर्माण जो है वो कराया गया। किसके अनुसार? इस सिंह के अनुसार। किसने? श्रीगुप्त ने। किसके लिए? चीनी भिक्षु जो आए थे उनके लिए क्या निर्माण कराया? मृग शिखावन। ठीक है, क्या निर्माण कराया? मृग शिखावन का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, किसका निर्माण? मृग शिखावन। अब देखिए, इसके अलावा और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि श्रीगुप्त जो है वो क्या है? एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, श्रीगुप्त एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या है? वास्तविक संस्थापक जो है वो नहीं माना जाता है। इनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। सॉरी, महाराज की उपाधि जो है किस किस के द्वारा? श्रीगुप्त और दूसरा था घटोत्कच, इनके द्वारा धारण की गई थी। और ये कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, स्वतंत्र शासक नहीं थे और ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। इसके अलावा घटोत्कच, इन दोनों की बात कर रहा हूं, श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की गई? तो महाराज की उपाधि जो है वो धारण की गई, क्योंकि ये कुषाणों के क्या थे? सामंत थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र ये नहीं थे। ठीक है, इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त के द्वारा चीनी भिक्षुओं के लिए मृग का क्या किया गया? मृग शिखावन का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और श्रीगुप्त एक स्वतंत्र शासक जो था वो नहीं था। और किसका सामंत था? कुषाणों के सामंत थे ये। और घटोत्कच जो है इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई थी? महाराज की उपाधि है वो धारण की गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम शुरुआत करने वाले हैं वास्तविक शासक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वास्तविक शासक के बारे में। और मैंने आपको वास्तविक शासक जो है वो बताया था। कौन बताया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यहां से वास्तविक शुरुआत होती है किसकी? गुप्त वंश की। गुप्त वंश की क्या होती है? वास्तविक शुरुआत होती है। तो लिखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कब से कब तक है इसका? 319 से लेके और 335 ईसा। ठीक है, कब से लेके कब तक है इनका? तो 319 से लेके और 335 ईस्वी के मध्य का जो काल है वो किसका काल है? वो चंद्रगुप्त प्रथम का काल है। ठीक है, 319 से लेके और 335 के मध्य में। दिख रहा है ना अच्छे से? अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, इनको क्या माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, क्या माना गया? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना गया। अब देखिए, इनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की गई। अब जैसे इनके द्वारा उपाधि धारण की गई, पता चल गया स्वतंत्र शासक है। किसकी? महाराजाधिराज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। महाराजा धीराज
की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या की जाती है, धारण की जाती है। ठीक है, इनके समय पर ये सामंतवाद से ऊपर उठ के सामंतों के चंगुल से मुक्त होके अपनी स्वतंत्र सत्ता की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय इन्होंने अपना वास्तविक विकास किया, इन्होंने अपना वास्तविक विकास किया तथा सामंतों से ऊपर उठकर राज्य के स्वतंत्र शासक बने। स्वतंत्र शासक बने कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के काल की घटनाओं को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इनको हेमचंद्र राय चौधरी, इनको हेमचंद्र राय चौधरी क्या मानते हैं? मगध साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। ठीक है, मगध साम्राज्य का दूसरा संस्थापक मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। कौन मानते हैं? हेमचंद्र राय चौधरी। बात समझ में आई? चलिए इनके द्वारा, नीचे देखिए यहां, इनके द्वारा 319 ईस्वी में, ठीक है, 319 ईस्वी में, अच्छा पॉइंट है, अच्छी लाइन है, आपको याद रखनी है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई। तो ये अंडरलाइन करके आपको लिख लेनी है कि गुप्त संवत की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 319 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में, चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा अभिलेख में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाएं। अब देखिए, तो मथुरा से इनके
संवत की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो इनके द्वारा धारण की गई थी। चंद्रगुप्त के समय इन्होंने वास्तविक विकास किया और सामंतवाद से ऊपर उठ के गुप्त आए। हेमचंद राय चौधरी इनको मगध का दूसरा संस्थापक मानते हैं, ठीक है। और 319 ईस्वी में इनके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। अब देखिए इनके द्वारा कुमार देवी के साथ विवाह किया गया, ठीक है। किसके साथ विवाह किया गया था, तो कुमार देवी के साथ विवाह किया गया था। कुमार देवी जो थी वो वृषभ तेरवे की लड़की थी। किसकी, वृषभ तेरवे की लड़की थी। और इन्हीं के साथ इनका जो सिक्का है वो क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट एवं और एंड कुमार देवी के सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वैवाहिक दंपत्ति या विवाहिक प्रकार के सिक्के जो हैं वो इनके प्राप्त होते हैं, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। किस किस के, कुमार देवी के और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के विवाह प्रकार के प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनसे किसका जन्म हुआ मैं बता चुका हूं, किसका, समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, लिच्छवी द्विपुत्र का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिच्छवी द्विपुत्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, क्योंकि कुमार देवी जो थी वो क्या थी, लिच्छवी थी, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। मिटाते हैं ना, और अगला शासक पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। शासनकाल उसका 19 से लेके कब तक था, 35 तक था। इसका लेके 335 से लेके और 375 ईस्वी तक। डेट बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, उसमें ऊपर नीचे होने का कोई मतलब नहीं है अगर दी हुई है तो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त किस किस की संतान था, कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की संतान होता है। कौन होता है, समुद्रगुप्त होता है। तो चलिए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता हूं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ से जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। क्या जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने राज सिंहासन किसको सौंपा, समुद्रगुप्त को सौंपा, ठीक है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और जब इसने क्या किया, राज सिंहासन समुद्रगुप्त को सौंप दिया, तो उसके बाद स्वयं ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, ठीक है।
राज सिंहासन समुद्रगुप्त को सौंपने के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सांसारिक जीवन से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया और सन्यासी बन गए। राज्य समुद्रगुप्त को सौंपने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, बात समझ में आई? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। विंसेंट स्मिथ, ठीक है, किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। क्या कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, इसको ऐसे करके अंडरलाइन आप लोग कर लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप लोग फटाक से उत्तर दे देंगे क्या? समुद्रगुप्त को। ये भी पूछा जा सकता है कहा किसने, तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इसको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके शरीर पर 100 से ज़्यादा क्या थे? घाव थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। एक तो 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है और दूसरा इनके शरीर पर 100 से ज़्यादा घाव थे। ठीक है, तो 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है और इनके शरीर पर 100 से ज़्यादा क्या थे? घाव थे। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए आगे क्या, देखिए इसके आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है इनके बारे में। कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो कभी भी पराजित नहीं हुए। समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुए। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को कि समुद्रगुप्त जो हैं वो कभी भी पराजित नहीं हुए थे। तो ये लाइन भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है। तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं कि 100 युद्धों का विजेता किसे कहा गया है? ऐसा शासक जिसके शरीर पर 100 से ज़्यादा घाव थे। ठीक है, और ऐसा शासक जो अपने जीवन में, मैं बात कर रहा हूँ गुप्त राजवंश की। ठीक है, तो वो भी कौन थे? समुद्रगुप्त ही थे। बात समझ में आई? चलिए इसको उतारिए, फिर मिटाते हैं। और भी हमको लिखना है, जल्दी से उतारिए 10 सेकंड में। चलिए अब देखिए इनकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राज समुद्रगुप्त को सौंपते समय चंद्रगुप्त ने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है? नेपोलियन की संज्ञा दी है। 100 युद्धों का क्या कहा है? इनको विजेता कहा गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त कभी भी क्या नहीं हुए थे? पराजित नहीं हुए थे। समझ में आई बात? चलिए अब देखिए हम कुछ उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो
चंद्र प्रकाश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चंद्र प्रकाश। क्या कहा जाता है इनको? चंद्र प्रकाश कहा जाता है। कहाँ कहा गया है? काव्य अलंकार सूत्र में। ठीक है, कहाँ? काव्य अलंकार सूत्र में इनको क्या कह के बोला गया है? काव्य अलंकार सूत्र में इनको चंद्र प्रकाश कह के संबोधित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में इनको क्या कहा गया है? धर्म प्राचीर बंद कहा गया है। ठीक है, धर्म प्राचीर बंद। ये कहा गया है इनको? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इनको धरणी बंद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? धरणी बंद। क्या कहा गया है? धरणी बंद कहा गया है। पृथ्वी व्याम प्रतिरथ कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वी व्यास प्रतिरथ इनको कहा गया है। इसके अलावा इनको कविराज कहा गया है, कवियों का सम्राट कहा गया है। ठीक है, और परम भट्टारक। और मैंने लिच्छवी द्रौपुत्र तो इनका नाम आपको बताया ही था। ठीक है, तो ये इनकी उपाधियां हैं। समुद्रगुप्त की 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया है। चंद्र प्रकाश काव्य अलंकार सूत्र में जानकारी मिलती है। धर्म प्राचीन बंद की जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। ठीक है, धरणी बंद इनको कहा गया है। पृथ्वी व्यास प्रतिरथ इनको कहा गया है। कविराज इनको कहा गया है और परम भट्टारक इनको कहा गया है। ये सारी उपाधियां किनकी हैं? ये सारी उपाधियां समुद्रगुप्त की हैं। ठीक है, चलिए तो मिटाएं इसको और थोड़ा आगे चलते हैं। नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, निश्चित ही आपके एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो इनको कुछ और जैसे बातें बोली गई हैं कि ये कुबेर के समान क्या है? ये धनी है। ठीक है, कुबेर के समान क्या है? ये धनी है। वरुण के समान दानी है। वरुण के समान दानी है। और इनको इंद्र के समान वीर बताया गया है। इंद्र के समान वीर बताया गया है। ठीक है, और यम के समान दंडकर्ता बताया गया है। ठीक है, ये बातें बताई गई इनके। यम के समान दंडकर्ता। ठीक है, तो कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर और यम के समान इनको क्या बताया गया है? दंडकर्ता बताया गया है। और कई लाखों गायों का दानी। कई लाखों गाय का दानी। ठीक है, कई लाखों गाय का दानी इनको कहा गया है। इसके अलावा प्रशस्ति में यह भी बात बोली गई है कि इनकी उदारता के कारण, ठीक है, इनकी उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का जो विरोध है वो क्या हो गया? हमेशा के लिए समाप्त हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, तो इनकी उदारता, ये लाइन आपको नोट डाउन करनी है कि इनकी उदारता के कारण लक्ष्मी और सरस्वती का जो विरोध था वो हमेशा के लिए क्या हो गया? हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो ये चीज़ें नोट डाउन कीजिए। चलिए
अब देखिए इनकी जानकारी देने वाले कुछ प्रशस्ति हैं, कुछ लेख हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एरण अभिलेख की। किसकी, एरण। ये कहां से मिला है, ये मिला है एमपी से। कहां से मिला है, एमपी से मिला है। और इसके बारे में जो सबसे अच्छी जानकारी है वो ये है कि इसको खोजा किसने था, कनिंघम महोदय के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो बीना नदी के किनारे जगह है वो है एरण। ठीक है, एरण जगह के नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ा, एरण अभिलेख पड़ा। नदी कौन सी थी, बीना नदी थी। जगह कौन सी थी, मध्य प्रदेश था। खोजा किसने, कनिंघम ने खोजा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। किस बात का उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान था। जब ये प्रसन्न होता था तो कुबेर के समान था, और नाराज होता था तो यमराज के समान था। ठीक है, और इसको बहुत बड़ा क्या बताया गया है, दानी बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया गया है, एरण अभिलेख में बताया गया है। ये जानकारी तुमको मिल गई। तो ये जानकारी, एरण अभिलेख एमपी मध्य प्रदेश से है, कनिंघम के द्वारा खोजा गया बीना नदी एरण नामक स्थान पर। इसमें इसको कुबेर के समान दानी बताया गया है। अगर वो प्रसन्न होता है और नाराज होता है तो यम से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। काफी प्रमुख प्रशस्ति है प्रयाग। प्रयाग प्रशस्ति ठीक है, कौन सी प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोगों को मालूम है कि प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो कौशाम्बी में स्थित थी पहले, लेकिन बाद में इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। किसके द्वारा स्थापित कर दिया गया था, तो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने इसको स्थापित किया था। याद रखना है पहले ये कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसको कहाँ स्थापित किया, जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में क्या करवाया, स्थापित करवाया। बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसमें इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत है। ठीक है, इसकी जो भाषा है प्रयाग प्रशस्ति की वो संस्कृत है, और इसकी लिपि जो है वो ब्राही है। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो कैसी है, ब्राही है। इसमें टोटल 33 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 33 पंक्तियां हैं। और ब्राही लिपि में जो शैली इस्तेमाल की गई है वो कौन सी शैली इस्तेमाल की गई है, तो चंपू शैली है। ठीक है, चंपू शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति पहले कहाँ थी, कौशाम्बी में थी। मूलतः पूछ लिया जाए कि मूलतः प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से है, तो कौशाम्बी से। ठीक है, जहांगीर ने इसे कहाँ स्थापित करा दिया, इलाहाबाद में करा दिया। मुगल काल में इलाहाबाद आ गई। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, लिपि इसकी ब्राही है। चंपू शैली में इसका प्रयोग किया गया है। और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं। चलिए, हरिशेन। ठीक है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति को क्या किया था, लिपिबद्ध किया था। तो ये बात याद रखनी है, हरिशेन के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया।
बात समझ में आई? किसके द्वारा? किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को लिपिबद्ध किया गया और और तिलक भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा? तिलक भट्ट। तिलक भट्ट ने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति को निर्गत किया था। ठीक है, तो हरिशेन के द्वारा इसको क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था, लेकिन तिलक भट्ट ने इसको क्या किया था? निर्गत किया था। बात समझ में आई? तो अनुष्ठाता किसको माना जाता है? तिलक भट्ट को माना जाता है। और लिपिबद्ध करने वाला किसको माना जाता है? हरिशेन को माना जाता है। इसलिए इसको समुद्रकालीन इतिहास का क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के काल का दर्पण कहा जाता है। दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण। लिख लेना आप लोग, ठीक है? समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण इसको कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति को और भी नाम से जाना जाता है कि इसको बोला जाता है कि पाषाण में खुदी हुई समुद्रगुप्त की क्या है? ये आत्मकथा है। किसमें? पाषाण में, यहां लिख देते हैं ना, पाषाण में खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के, ये लिख लेना यहाँ पे, समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण, समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण। तो मैंने लिख दिया पाषाण में खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा और समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण, इन दोनों को भी उतार लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, काफ़ी है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति पूरी ही पूरी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की कोई तिथि इसमें क्या है? उल्लेखित नहीं की गई है। ठीक है, क्या है? उल्लेखित नहीं की गई है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कोई भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। दोनों चीज़ याद रखनी है, इसमें तिथि का उल्लेख है वो भी नहीं किया गया। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कोई भी बात इस प्रशस्ति में नहीं की गई है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो पाठन किया था वो 1834 में। किसने पढ़ा था इसको? 1834 में कैप्टन ए ट्रायर के द्वारा। कैप्टन ए ट्रायर। तो सबसे पहले इसको 1834 में कैप्टन ए ट्रायर के द्वारा इसको पढ़ा गया और फिलिट ने इसको क्या कहा? इतिहासकार फिलिट ने इसको क्या कहा? इसको मरणोत्तर अभिलेख कहा। क्या कहा? मरणोत्तर अभिलेख। बात समझ में आई? तो ये दोनों याद रखने। 1834 में इसको कैप्टन ए ट्रायर के द्वारा पढ़ा गया और फिलिट ने इसको क्या कहा? मरणोत्तर अभिलेख की बात बोली। किसने बोली? फिलिट महोदय के द्वारा ये बात बोली गई। इसके अलावा ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें गंगा अवतरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और पाटलिपुत्र को पुष्पनगर की संज्ञा दी गई है। पुष्पनगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हेनसांग जो आया था उसने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कोई ऐसा खास उल्लेख नहीं किया ही नहीं। और गंगा नदी के अवतरण के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो
ये हो गया तुम्हारा, मिटाएं इसको। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान। देखिए, एक एक करके मैं आपको समुद्रगुप्त के प्रत्येक विजय अभियान के बारे में उल्लेख करूंगा, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, बड़े आराम से आपको इस चीज़ को समझना है। जैसे हमने उनके बारे में ऐरणअभिलेख को जाना, जैसे हमने प्रयाग प्रशस्ति को जाना, जैसे उनके कालक्रम को जाना, ऐसे ही हम उनकी ऐतिहासिक विजयों के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आप आराम से सुनते रहिए। ठीक है। ठीक है, इनके द्वारा 3 शासकों को क्या किया गया था? परास्त किया गया था। ठीक है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, लिखना है। समुद्रगुप्त के द्वारा 3 शासकों को, ठीक है, कौन से 3 शासक? आर्यव्रत। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि केवल 3 शासकों को हराया पूरे जीवन में। ठीक है, तो आर्यव्रत 3 शासकों को हराया। हम आर्यव्रत के शासकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्यव्रत के 3 शासक। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अच्युत की। ठीक है, इसकी बात करते हैं, अच्युत की बात करते हैं। दूसरी जो हम बात करते हैं वो नागसेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नागसेन। ग्वालियर पद्मावती का क्या था? ये शासक था। और तीसरी बात करते हैं हम कोतकुलज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोतकुलज। ठीक है, देखिए, कोतकुलज ने कहां पे आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र पर। और ये नागसेन कहाँ था? ग्वालियर पद्मावती का शासक था। ठीक है, अब देखिए, इन 3 शासकों को इसके द्वारा परास्त किया गया था। अब ये तो इसके आर्यव्रत के शासक हैं। अब हम किस किस बारे में बात करते हैं? अब हम दक्षिणाव्रत के शासकों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और दक्षिणाव्रत के शासकों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी ये आती है कि दक्षिणाव्रत के अभियान के दौरान, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, दक्षिणाव्रत के अभियान। तो देखिए, दक्षिणाव्रत के अभियान के दौरान इसके द्वारा 12 शासकों को क्या किया गया था? परास्त किया गया था। कितने शासक? 12। मैंने वहाँ उत्तर में कितने बताए हैं? आर्यव्रत में कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। तो यहाँ आपको लिखना है, इसके द्वारा 12 शासकों को परास्त किया गया। ठीक है, कितने शासकों को इसके द्वारा परास्त किया गया था? तो 12 शासकों को इसके द्वारा परास्त किया गया था। ये जो है वो इतना आसान नहीं था। ठीक है, समुद्रगुप्त के क्या? समुद्रगुप्त के सबसे सफल अभियानों में, सबसे सफल अभियानों में इसको गिना जाता है।
इसको गिना जाता है। ठीक है, तो दक्षिणाव्रत के दौरान इसके द्वारा कितने शासकों को परास्त किया गया था? 12 शासकों को परास्त किया गया था। और इस अभियान को समुद्रगुप्त के सबसे ज़्यादा सफल अभियानों की सूची में शामिल किया जाता है। मिटाएं इसको। इसने दक्षिण में हराए गए कुछ शासक, ठीक है। अब लिखा है 12 शासक, सब एक दो के बारे में बताओ तो सही, कम से कम कौन कौन से शासक दक्षिण में। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण शासकों को मैं आपको बता रहा हूं। दक्षिण के प्रमुख शासक, दक्षिण के प्रमुख शासक, ठीक है। देखिए जैसे इन्होंने कौशल के शासक महेंद्र को परास्त किया था। कौशल के शासक महेंद्र को परास्त किया था। इसके अलावा कुश स्थलपुर के धनंजय को परास्त किया। कुश स्थलपुर का शासक था, क्या नाम था उसका? धनंजय। लिख लेना, धनंजय, ठीक है। इसके अलावा पालक के शासक थे, क्या नाम था? उग्रसेन, ठीक है। उग्रसेन, इसको परास्त किया था। इसके अलावा कांची का शासक विष्णुगुप्त, ठीक है। कांची का शासक था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ये किसका था? पल्लव वंश का शासक था। तो ऐसे शासक थे, इनको क्या किया गया था? परास्त इसके द्वारा किया गया था। व्याघ्रसेन को परास्त किया गया था, ठीक है। तो इनको आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कौशल के महेंद्र, कुशस्थल धनंजय, पालक के उग्रसेन, कांची के विष्णुगुप्त आदि। बात समझ में आई? तो इनको उतारिए और फिर हम इसकी नीतियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में, कि समुद्रगुप्त की कौन कौन सी नीतियां थीं। चलिए अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन सी नीतियों का पालन किया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन सी नीतियों का पालन किया गया था, ठीक है। देखिए कौन कौन सी नीतियों का पालन इसके द्वारा किया गया। तो इसने लिखना है समुद्रगुप्त की नीतियां। समुद्रगुप्त की नीतियां। अब इसने प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई, ठीक है। एक ही नीति नहीं अपनाई, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत में जो नीति अपनाई थी वो ऐसी नीति थी कि किसी भी शासक को परास्त कर दिया तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना, सामूल नाश कर देना, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। तो आर्यव्रत में संपूर्ण नाश की नीति अपनाई। संपूर्ण नाश की नीति इसके द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि पूर्ण रूप से उखाड़ के फेंक दो, उसका कुछ भी शेष ना रहे, कोई सत्ता शेष ना रहे। संपूर्ण नाश, ठीक है। किसका? शासक का।
संपूर्ण नाश। अब इसकी जो नीति थी दूसरी, कहाँ, दक्षिण। देखो दक्षिणी राज्य जो थे, उन दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध इसकी नीति ऐसी नहीं थी। ठीक है, दक्षिणी जो राज्य थे उनके विरुद्ध इसकी नीति जो थी वो ऐसी नहीं थी। ये क्या करता, यहाँ पे इसने सहयोग की जो नीति है वो अपनाई थी। क्या नीति अपनाई थी, तो इसने दक्षिण में दक्षिणी राज्यों के साथ इसके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसको बोलते हैं गृढ़ मोक्षानुग्रह। ठीक है, गृढ़ मोक्षानुग्रह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनको हराने के बाद उनको अपना समर्थक बना के वापस गद्दी पर बिठा देना। ठीक है, समर्थक बना के गद्दी पर बिठा देना। तो ये जो नीति है वो कौन सी थी, गृढ़ मोक्षानुग्रह की नीति थी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब देखिए एक और नीति होती है, कौन सी नीति, दिग्विजय की नीति। इस दिग्विजय की नीति का मतलब क्या होता है, दिग्विजय की नीति का मतलब ये होता है कि किसी भी शासक को परास्त किया, परास्त करने के बाद उसके राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया। ठीक है, किसी शासक को परास्त करने के बाद उसके राज्य का विलय अपने राज्य में कर लेना। अपने राज्य में कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये नीति जो कहलाती है वो कहलाती है दिग्विजय की नीति। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। इसके द्वारा एक नीति और अपनाई गई थी, वो थी आणविक राज्य नीति। कौन सी, आणविक राज्य नीति। ठीक है, आणविक राज्य नीति जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी को अपना सेवक बना के छोड़ देना। क्या है, किसी को अपना सेवक बना के छोड़ देना। ठीक है, तो ये कौन सी नीति थी, इस नीति को बोलते हैं आणविक राज्य नीति। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो इसके समय श्रीलंका का शासक था मेघकर्ण। इसके समय श्रीलंका का शासक मेघकर्ण था। ठीक है, इसके समय जो श्रीलंका है वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक इसके समय मेघवर्मन या मेघकर्ण था। ठीक है, इसने समुद्रगुप्त के पास 2 भिक्षु भेजे थे, जिसमें क्या था, एक उसका भाई था
ठीक है, क्या था, भाई था। और ठीक है, क्या था, भाई था। और इसने अनुमति मांगी थी किससे, समुद्रगुप्त से, कि श्रीलंका में, क्योंकि वो उसके अधीन था, जो मेघकर्ण था ये क्या था, ये समुद्रगुप्त के अधीन था। और इसने अनुमति मांगी थी वहाँ पे बौद्ध विहारों का निर्माण करने की। ठीक है, इसने बौद्ध विहारों के निर्माण की अनुमति प्रदान की। ठीक है, किसकी, बौद्ध विहारों के निर्माण की अनुमति जो है वो प्रदान की थी। और हेनसोंग ने इस बात का क्या किया है, उल्लेख किया है। किसने, हेनसांग। क्या उल्लेख किया है, इसने उल्लेख किया है कि ये उन विहारों को महाबोधि संगाराम कहता था। क्या कहता था, महाबोधि संगाराम के नाम से उन बौद्ध विहारों को ये क्या करता था, संबोधित करता था, संबोधन करता था। बात समझ में आई आपको? ठीक है, समुद्रगुप्त की नीतियाँ, आड्विक राज्य नीति, किसी को अपना सेवक बना के छोड़ देना, और इसके समय श्रीलंका का जो शासक था वो मेघकर्ण था। बात समझ में आई? चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है, और वो लास्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्के, इसके सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, इसके जो सिक्के हैं वो कैसे थे, देखिए, जो प्राप्त होते हैं ध्वजधारी। ठीक है, कैसे सिक्के प्राप्त होते हैं, ध्वजधारी। तो ये क्या थी, इसके समय इसका ध्वजधारी भी बोलते थे, इसको दंडधारी भी बोलते थे, इसके अलावा इसको गरुड़धारी भी बोलते थे। ठीक है, ये एक ही नाम थे सब। तो इसके समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा यही थी। तो लिख लेना है, समुद्रगुप्त के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा, सबसे प्रसिद्ध मुद्रा। ठीक है, कौन सी थी, ध्वजधारी, गरुड़धारी, ये क्या थे, सिक्के थे। और इसके द्वारा सबसे पहले इन्हीं को चलाया गया था। और सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा इस मुद्रा को चलाया गया, इस मुद्रा को चलाया गया। और इस पर जो उपाधि मिलती है, इस पर उपाधि मिलती है पराक्रम की। किसकी उपाधि मिलती है, इस पर पराक्रम की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि मिलती है, इस पर पराक्रम की उपाधि मिलती है। और इन्हीं सिक्कों पर इसको क्या बताया गया है, 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। ठीक है, 100 युद्धों का विजेता जो है वो इसको कहाँ कहा गया है, इसको ध्वजधारी, कौन सा, ध्वजधारी, दंडधारी और गरुड़धारी सिक्के जो थे, जो कि सबसे प्रचलित सिक्के
इसके माने गए हैं। इसके अलावा धनुर्धारी, इसके जो दूसरे सिक्के मिले उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया धनुर्धारी। ठीक है, क्या नाम दिया गया? उनको धनुर्धारी सिक्का नाम दिया गया। और समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है इस पर अप्रतिरथ और समुद्र। क्या मिलती है? अप्रतिरथ और समुद्र, ये दो उपाधि जो हैं इसके सिक्के से प्राप्त होती हैं। क्या नाम है सिक्के का? धनुर्धारी। और इससे दो उपाधियाँ मिलती हैं, अप्रतिरथ और समुद्र की उपाधि इन सिक्कों से मिलती है। इसके अलावा परशुधारी सिक्के, कौन से सिक्के यहाँ लिख रहा हूँ मैं? परशुधारी। ठीक है, ये रहा है परशुधारी। क्यों उनको परशुधारी कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है वो राजा ने परस जो होता है परशु वो धारण कर रखा है। राजा परशु धारण किए हुए हैं। इस कारण से इस सिक्के को क्या नाम दिया गया? परशुधारी सिक्का कहा गया। ठीक है। एक हैं बीड़ा वादन प्रकार के। किस प्रकार के हैं? बीड़ा वादन प्रकार के। जो बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के हैं इसमें राजा को बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इसलिए ये बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के इनके क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे इनके बहुत सारे सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा विवरण दिया है। व्याघ्र प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, समुद्रगुप्त के व्याघ्र प्रकार के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो ये विवरण था पूरा समुद्रगुप्त का। उम्मीद है आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, इसके अलावा मैंने श्रीगुप्त के बारे में भी छोटी जानकारी दी थी, इतना जरूरी नहीं है, केवल संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और घटोत्कच की उपाधि जो है वो क्या होती है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। इनके चारों शासकों का आपको अच्छे से एक बार रिवाइज और कर लेना, एक बार वीडियो को और देख लेना और इस क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इससे अब मिलते हैं हम कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।